आज जब जीवन मूल्यों का क्षरण हो रहा है तो साहित्य का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि साहित्य जीवन मूल्यों को धारण करने के साथ आगे ले जाने का कार्य करता है। जैसे एक गोताखोर नदी में डूबी वस्तुओं को बाहर निकाल कर लाता है, उसी तरह साहित्य समाज में जीवन मूल्यों को स्थापित करने का कार्य करता है। साहित्य वास्तव में भाषा के माध्यम से रचित वह सौंदर्य या आकर्षण से युक्त रचना, जिसके अर्थबोध से सामान्य पाठक को आनंद की अनुभूति होती है। भाव साहित्य की आत्मा होते हैं, जिससे रागात्मकता का जन्म होता है और साहित्यकार कल्पना द्वारा असत को सत में, स्थूल को सूक्ष्म में और लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन का कार्य करता है। जब हम कथाकार अमरकांत की बात करते हैं तो श्री धनंजय वर्मा के उद्गार हैं कि अमरकांत की कहानियां बिना किसी कला और आर्टिस्ट के अभिभूत करती हैं और अपने सहज प्रवाह में पाठक को ड्रिफ्ट कर जाती हैं। इस ड्रिफ्ट में जो आभासहीनता और सादगी, साथ ही एक दुर्निवार धारा का तेज प्रवाह है, वह अमरकांत की शक्ति है। उनकी कहानियों का उद्देश्य रहा है कि आजकल के संत्रस्त मानव का उसके यथार्थ रूप में चित्रण कर देना। ऐसा करते हुए वे न तो किसी आदर्श का मुलम्मा चढ़ाते हैं और न यथार्थ के घृणित रूप से ही प्रस्तुत करते हैं। वे पाठकों के समक्ष समस्याओं का यथार्थ चित्रण करने में दक्षता प्रदर्शित करते हुए भी उनके समाधान देने से बचते हैं। संक्षेप में अमरकांत की कहानी कला की यही सबसे बड़ी विशेषता है। आज जो मानव महामारी के चलते, बेरोजगारी के चलते, महंगाई के चलते परेशान है, एक आम व्यक्ति भयभीत है अपने भविष्य को लेकर, तो अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन एक सटीक ढंग से उनको व्यक्त करती है। कहानी में सिद्धेश्वरी और उसके पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद के अतिरिक्त उनके 3 पुत्र प्रमुख पात्र हैं। कहानीकार ने दिखाया है कि घर के प्रत्येक पात्र को किस प्रकार आधा भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि मुंशी चंद्रिका प्रसाद की 1.5-2 महीने पूर्व छटनी के कारण नौकरी छूट गई और पुत्रों में से किसी की भी नौकरी नहीं लग सकी है। कहानी का आरंभ खाली पेट भोजन पकाती सिद्धेश्वरी के चित्रण के साथ होता है। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया, दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटों चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर कट-कट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। कहानीकार ने आगे दिखाया कि सिद्धेश्वरी अपने प्रमोद नामक उस लड़के की ओर कातरता पूर्वक देखने लगी जो अध टूटे खटोले पर नंग धड़ंग पड़ा था, जिसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। वह अपने पति और पुत्रों के आगमन की प्रतीक्षा में बाहर की ओर देखने लगी। उसे अपना बड़ा लड़का रामचंद्र आता दिखाई दिया, तो उसने एक लोटा पानी जल्दी से ओसारे में रख दिया और चौके को लीप कर वहां पर एक पीढ़ा रख दिया। रामचंद्र आकर चौकी पर धम से बैठ गया और जब उसने बड़ी देर तक अपने हाथ पैर नहीं धोए तो सिद्धेश्वरी घबरा उठी। कहानी आगे बढ़ती है। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और उसी से
भयभीत हिरनी की भांति सिर उल्टा घुमाकर बेटे की व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के बाद भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार तो नहीं है। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से भोजन परोसने के लिए पूछा तो उसने यह जानना चाहा कि क्या पिताजी भोजन कर चुके हैं। सिद्धेश्वरी ने यह कहते हुए कि वे आते ही होंगे, उसके लिए झटपट भोजन परोस दिया। वह 20-21 वर्ष का, दुबला पतला, गोरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ओंठों पर झुर्रियों से युक्त नवयुवक था और उसने एक स्थानीय दैनिक पत्र के कार्यालय में अपनी मर्जी से प्रूफ रीडरी का काम सीखना आरंभ कर दिया था। उसने गत वर्ष इंटरमीडिएट पास किया था जब सिद्धेश्वरी उसके सामने कुल 2 रोटियां और भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी परोसी तो वह इस भोजन की ओर किसी दार्शनिक की तरह देखने लगा। उसने खाना खाते हुए मोहन के संबंध में पूछा तो यद्यपि सिद्धेश्वरी को मोहन के संबंध में कुछ पता न था कि वह किस तरफ खेलने निकल गया है, तो भी उसने अपनी ओर से यह बात बना दी कि वह किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया आता ही होगा। उसने यह भी कह दिया कि मोहन का दिमाग बड़ा तेज है और वह हमेशा पढ़ने में ही लगा रहता है। रामचंद्र रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें खूब चबा चबा कर खाने लगा। उसने जब प्रमोद के संबंध में पूछा कि क्या वह खा चुका है तो सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर उदास भाव से देखते हुए झूठ बक दिया कि हाँ वह खा चुका है। इसी प्रकार उसने यह भी झूठ बोल दिया कि वह आज नहीं रोया है। आज तो सचमुच नहीं रोया। वह कहता था बड़का मौसा के यहाँ जाएगा, ऐसा लड़का, पर वह आगे कुछ न बोल सके, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। जब रामचंद्र की थाली में मात्र एक टुकड़ा रह गया तो सिद्धेश्वरी ने यह दिखावा किया कि उसके लिए एक रोटी और लाए देती। इस पर रामचंद्र ने हड़बड़ा कर कहा कि नहीं नहीं, मेरा पेट भर चुका है। जब सिद्धेश्वरी उससे आधी रोटी लेने का आग्रह करने लगी तो वह कह उठा, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी चित भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। यह कहते हुए रामचंद्र ने अपनी थाली का वह टुकड़ा भी छोड़ते हुए माँ से पानी लाने के लिए कहा। हाँ, एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख दिया जैसे वह रोटी का टुकड़ा न होकर पान का बीड़ा हो। स्पष्ट है कि रामचंद्र अभी काफी भूखा था, किंतु उसने यह जानकर ही और रोटी नहीं ली थी कि माँ ने बहुत कम रोटियां बनाई होंगी। मंझला लड़का आया और आते ही भोजन करने के लिए बैठ गया। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने मोहन से पूछा कि वह अब तक कहाँ था, तो उसने कह दिया कि कहीं तो नहीं गया था। उसकी माँ उससे भी झूठ मूठ कहने लगी। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती। यह कहते हुए सिद्धेश्वरी ने अपने मंझले लड़के की ओर इस प्रकार देखा मानो उसने कोई चोरी की हो। उसे अपने इन दोनों लड़कों से बड़ा डर लगता था। जब उसने देखा कि मोहन अपनी थाली
का भोजन समाप्त कर चुका है तो उसने कहा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा और फिर सुस्त स्वर में कह दिया, नहीं। इस पर सिद्धेश्वरी गिड़गिड़ा कर कहने लगी, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले ले। तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। उसका यह कथन सुनकर मोहन अपनी माँ को ध्यानपूर्वक देखने लगा कि क्या वास्तव में वो सच बोल रही है, और फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी। इस पर सिद्धेश्वरी ने उसका कटोरा पानी जैसी दाल से भर दिया। मोहन दाल को सुड़क सुड़क कर पी ही रहा था कि तभी मुंशी चंद्रिका प्रसाद घर आए और राम का नाम लेते हुए चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने उनके भी सामने दो रोटियां, कटोरा भर दाल और चने की तली तरकारी परोस दी। उनके भोजन करने के ढंग का वर्णन करते हुए कहानीकार ने दिखाया है कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर फलथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा छूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी ने बढ़ के अर्थात रामचंद्र के संबंध में पूछा तो सिद्धेश्वरी ने कह दिया कि वह अभी अभी खाकर काम पर गया है और कह रहा था कि कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। वह हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता समान है। ये सुनकर मुंशी जी शर्मा कर पूछने लगे, हैं, क्या कहता है कि बाबूजी देवता समान? बड़ा पागल है। ये सुनकर जैसे सिद्धेश्वरी पर नाग सपारा चढ़ गया। वह किसी उन्मादग्रस्त रोगणी की तरह कहने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। पढ़ने लिखने वालों में भैया का बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, किंतु यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। इस पर मुंशी जी भी अपने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हाँ, रामचंद्र का दिमाग वास्तव में ही बड़ा तेज है तथा असल में तो ये तीनों ही लड़के होशियार हैं। प्रमोद को क्या समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। तदंतर फिर चुप्पी छा गई। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, जबकि मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले। कुछ देर बाद उन्होंने निरर्थक प्रकार की बातें करना आरंभ कर दिया। सिद्धेश्वरी ने फूफा जी की बीमारी के संबंध में पूछा तो उसके प्रश्न का उत्तर न देते हुए मुंशी जी ने कहा, गंगा राम बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। मुंशी जी थाली में बचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे कि सिद्धेश्वरी ने कहा, बड़का की कसम, एक रोटी देती, अभी बहुत सी हैं। इस पर मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी से यह उत्तर पाकर कि हाँ, थोड़ा सा है, मुंशी जी कहने लगे, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया। यह कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़े। स्पष्ट है कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद और उनके पुत्र
हंसी अथवा इधर उधर की बातों से ही अपना पेट भरते रहते थे। वह सिद्धेश्वरी भी जो बार बार कस्में खिलाकर और रोटी लेने के लिए कहती थी, वास्तव में नाटक कर रही थी, क्योंकि कहानीकार ने दिखाया है कि पति और पुत्रों को भोजन कराकर जब वह रसोई में गई तो उसके लिए मात्र एक रोटी, थोड़ी सी दाल और छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची हुई थी। क्योंकि अभी प्रमोद ने भोजन नहीं किया था अथवा बच्चा होने कारण वह चाहे जब दोबारा रोटी मांग सकता था, अतः सिद्धेश्वरी उस रोटी में से आधी रोटी प्रमोद के लिए निकाल कर रख देती हैं और एक लोटा पानी लेकर खाना खाने लगती। अपने मुंह में पहला ग्रास रखते ही उसके नेत्रों में आंसू टपकने लगते हैं कि मैं किस प्रकार अपने पति की नौकरी छूट जाने कारण अपने पति पुत्रों को पेट भर भोजन भी नहीं करा पा रही। कहानी का अंत मुंशी जी की मकान किराया नियंत्रण विभाग की नौकरी से 1.5 माह पूर्व छटनी होने की सूचना के साथ ही इस वर्णन के साथ हुआ है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा है। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए